हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के एक और नई वीडियो में। दोस्तों हम लोग आज इतिहास पढ़ेंगे। इतिहास में प्री हिस्टोरिक पीरियड को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तीनों को हम लोग समझ लेते हैं अच्छे से कि ये इसका मतलब क्या होता है और प्री हिस्टोरिक क्या होता है और प्रोटो हिस्टोरिक क्या होता है और हिस्टोरिकल पीरियड क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। देखिए, प्री हिस्टोरिक हो गया ना कि इसमें लोग सिर्फ रहता था, ये लोग लिपि पढ़ने नहीं जानता था। यानी कि जब इन लोग पढ़ता ही नहीं था तो इन लोग को लिपि मिलेगा भी नहीं। यानी इसमें जो हमें साक्ष्य मिला, प्रूफ मिला, वो क्या मिला? तो सिर्फ और सिर्फ ये लोग जो औजार यूज करता था पत्थर का, ये मिला। तो ये हो गया मतलब कि प्री हिस्टोरिक पीरियड हो गया। और ये जो प्रोटो हिस्टोरिक हो गया, इसमें क्या था कि लोग तो जानता था, उन लोग पढ़ना लिखना, उन लोग को लिपि तो है बट हम लोग समझ नहीं पाए। और साथ ही साथ प्रमाण के रूप में जो ये लोग लिपि भी मिला हमको, या कुछ अगर औजार वगैरह या कुछ भी अगर मिला है तो वो तो साक्ष्य मिला है, जो है ना आर्कियोलॉजिकल जो सोर्स होता है वो तो मिला है हम लोग को। और लिपि भी मिला है मगर लिपि हम लोग पढ़ नहीं पाए, तो वो कहलाया प्रोटो हिस्टोरिक। और जो हिस्टोरिक हो गया कि इसमें जो लिपि मिला है उसको हम लोग पढ़ भी लिए हैं, और पढ़ने के साथ साथ में जो भी आर्कियोलॉजिकल सोर्स मिला है उससे भी प्रमाणित हो जाता है। तो ये 3 प्रकार का इतिहास है जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे। ये प्री हिस्टोरिक एज पढ़ेंगे। इसको 2 भाग में बांटा गया है, एक है पाषाण काल और एक है ताम्र पाषाण काल। तो दोनों को पढ़ना है। तो पाषाण काल है, इसमें इसको 3 भाग में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो ये पूरा पाषाण काल मतलब कि बहुत पुराना। इसमें जो औजार जो भी रहेगा, चूँकि मानव अपना स्टार्ट कर रहा है सब चीज़, तो पत्थर बड़ा बड़ा रहेगा। फिर धीरे धीरे मध्य पाषाण काल तक आते थे, पत्थर थोड़ा छोटा, तो उसको मैग्रोलिथ कहेंगे। और जब नव पाषाण काल में आएगा तो पत्थर पे पॉलिश करने लगेगा ये लोग, तो वो नव पाषाण काल गिनती चलाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अतीत का अध्ययन क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। इतिहास का जनक कौन है? हेरोडोटस है। याद रखना यहाँ पर ये बात अच्छा है, हो सकता है कितना बार एग्जाम में बन जाता है कि मानव जाति का पालना किसको कहते हैं? तो मानव जाति का पालना जो है वो अफ्रीका महादेश को कहते हैं, और जबकि सभ्यता का पालन किसको कहते हैं? सभ्यता का पालना एशिया महादेश को कहते हैं। ये दोनों बात को आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर जो बात बोले हैं वही लिखा हुआ है। ऐतिहासिक काल क्या होता है कि इतिहास का वह समय जिसमें मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था, इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिलती है। वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है मतलब कि प्री हिस्टोरिक एज, यानी प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल। चलिए अब आगे देखते हैं पाषाण काल। देखिए पाषाण काल क्या है, यहाँ पर मतलब कि हटा हुआ है शायद। देखिए इसमें क्या है ना कि मानव क्या करता था कि पत्थर के औजार बनाता था और हथियार का उपयोग करता था। पत्थर का है तो यहाँ पर वही लिखा होगा, पत्थर का औजार एवं हथियार का उपयोग करता था। तो क्या कहलाया? वो पाषाण काल कहलाया। अब इस पाषाण कालीन सभ्यता, जैसे कि सभ्यता होता है ना कोई चीज़, तो एक सभ्यता था पाषाण कालीन। तो इसको खोजा कौन था? तो 1863 ईस्वी में उसका नाम था रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। क्या नाम था उसका? रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट नाम था। ये खोजा मगर उतना ध्यान नहीं दिया, मगर बाद में बहुत अच्छा से पूरा इस पर काम करने लगा। उसका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम, इसीलिए इसको भारतीय पुरातत्व का पिता कहते हैं। फिर सारा चीज़ जो भी खोजा गया उसको एक जगह रखा गया, एक संग्रहालय में। उस संग्रहालय का नाम है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। ये कैसा संग्रहालय है? ये पुरातात्विक संग्रहालय है। कहाँ? भोपाल में है। ये किसके अधीन आता है ना, किसके अंडर है ये? तो ये संस्कृति मंत्रालय, जो अभी वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय है, या जो भी रहता संस्कृति मंत्रालय, उसके अधीन। और मिलने वाले धातु के आधार पे अब यहाँ से अलग चीज़ है। जैसे कि क्या हुआ कि अब तो कुछ कुछ जैसे कि पत्थर मिला, तो पत्थर के आधार पे आदमी सजा दिया। फिर जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे कनिंघम था, फिर उसी प्रकार से धातु मिलते गया, जैसे कि तांबा मिला। फिर हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, कांसा मिलेगा या कांसा बनाना सीखेगा लोग। तो उसमें क्या होगा ना कि मिलने वाले धातु के आधार पे जो इतिहास का नामकरण किया है उसका नाम था क्रिश्चियन थॉमस। क्या नाम था उसका? क्रिश्चियन थॉमस। ये क्या किया है? धातु के आधार पे इतिहास का नामकरण किया है, इसको याद रखना है। अब फिर एक और आएगा बाद में लिखावट के आधार पर। तो लिखावट पर किया है जॉन ब्रूस। किसने किया है? जॉन ब्रूस। हाँ देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कि लिखावट के आधार पर जो इतिहास का नामकरण किया है वो जॉन ब्रूस ने किया है। फिर पाषाण काल को 3 भाग में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल में इसका ज़िंदगी कैसा था? खाना बदो ज़िंदगी था, सिर्फ पेट भरने के लिए जानता था, बड़ा बड़ा हथियार का इस्तेमाल करता था, है ना। मगर एक चीज़ कर रहा था, लोग क्या करता था उस समय? खैंच भोजन खैंच निंद्रा। खाना खा लिया, खाना खाने के बाद गुफा में आराम कर रहा है। गुफा में आराम कर रहा है तो
पत्थर ले करके कुछ बेगार में दीवार में चित्रकारी वगैरह, मतलब कि जैसे भी उसको दिमाग काम करता है। जैसे जो छोटा बच्चा है, जैसे कि आप समझ लो कि 1.5 साल का बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, तो कैसा चित्रकारी बनाएगा, एकदम नॉर्मल साधारण सा। तो उसी प्रकार से जो पूरा पाषाण का लोग था उस समय की दिमाग समझो उसका कि वैसा ही था। तो वो मतलब कि चित्रकला मतलब कि यहीं से स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। तो यानी कि इसमें क्या होगा कि बड़ा बड़ा औजार का इस्तेमाल करता था और चित्रकारी प्रारंभ कर दिया। और जो चित्रकारी प्रारंभ किया इसका प्रमाण कहाँ से मिलता है, तो मध्य प्रदेश में एक गुफा है, उसका नाम है भीमबेटका। क्या नाम है उसका? भीमबेटका नाम है, जो कि मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज जिला के अब्दुल्लागंज के रायसेन जिला से में है। अब्दुल्लागंज के रायसेन जिला में है ये कौन? भीमबेटका। यहाँ से क्या है, यहाँ पर चित्र, वही जो चित्र बनाया ना उसी का सब पूरा गुफा में पूरा चित्र बना हुआ है। तो याद रखना कि भीमबेटका कहाँ है, ये मध्य प्रदेश में है। कम से कम इतना जरूर याद रखना है। अगर और अच्छा से याद रखना है तो रायसेन जिला अब्दुल्लागंज, ये भी याद रखना है, ठीक है। तो पूछेगा कि चित्रकारी कब प्रारंभ किया था, तो ये जो था ना पूरा पाषाण काल, उसी समय में स्टार्ट कर दिया था। बैठल क्या करता है आप ही बताओ, इधर खाना वाना खा लिया, इधर तो गुफा में जाकर बैठेगा, कुछ तो करेगा। तो चित्रकारी कुछ कलाकार होता था और चित्रकारी करने लगता था। तो यहीं से प्रमाण मिला है। फिर क्या हुआ कि मध्य पाषाण काल आया। तो जिस प्रकार से हम लोग देखें कि लिखावट के आधार पे कौन था, फिर देखे थे कि धातु के आधार पे क्रिश्चियन थॉमस था, लिखावट के आधार पे जॉन ब्रूस था। तो उसी प्रकार से मध्य पाषाण काल के बारे में सबसे पहले अगर जानकारी दिया उसका नाम था कार्लाइल। कौन था? कार्लाइल दिया था 1867 में। कब दिया? 1867 में दिया। 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट था, वो पाषाणकालीन पहले सभ्यता का खोज किया था, है ना। सबसे पहले बताया था कि हाँ कोई ऐसा है कोई चीज़। और कार्लाइल क्या किया था, ये मध्य पाषाण काल के बारे में जानकारी दिया था। अब आगे देखते हैं। फिर है यहाँ पर कि है पूरा पाषाण, मतलब कि जो इसके बारे में और पॉइंट है कि जब मध्य पाषाण तक आते आते क्या हो गया ना कि इसका हथियार क्या हो गया, हथियार जो था ना छोटा आकार का हो गया। तो छोटा हो गया उसी को क्या कहते हैं, मैक्रोलिथ कहते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ है, इसको टेंशन नहीं लेना, बस इतना याद रखना है। यहाँ लिखना इस प्रकार से, या इसको यहाँ पर सही कर लेना है कि इस समय मानव के जो हथियार था ना वो छोटा हो गया था, तो इसको मैक्रोलिथ कहते हैं, ठीक है। और जिस प्रकार से हम लोग देखें कि जो पूरा पाषाण काल था उसमें सबसे जब बड़ा उपलब्धि क्या था पूरा पाषाण काल में, तो पूरा पाषाण काल में जो सबसे बड़ा उपलब्धि था, एक तो बताएं क्या, चित्रकारी, है ना। चित्रकारी का प्रमाण कहाँ मिला था? भीमबेटका में। और एक बताना भूल गए थे, वो सबसे बड़ा उपलब्धि था आग का खोज, है ना। एक चीज़ सॉरी इसके लिए, है ना। वो तो पेट भरना था ही, और उसी पेट भरने के दौरान ही जंगल में आग लगा हो, लकड़ी से या पत्थर से किसी प्रकार से आग लगा होगा, यानी आग का आविष्कार, है ना, वो पूरा पाषाण काल में ही आ जाएगा गिनती, क्योंकि वो लोग खाता था उसी प्रकार से। तो आग जलाना भी मतलब कि उसी समय सीख गया, यानी आग का आविष्कार कर लिया। साथ साथ में चित्रकारी भी, दो चीज़। अगर पूरा पाषाण की बात करें तो दो चीज़ याद रखना है, आग वाला, आग जलाना, ये आग का आविष्कार, और दूसरा चीज़ चित्रकारी, दो चीज़ हो गया। अब मध्य पाषाण काल में क्या हो गया, इसमें हो गया अंतिम संस्कार यानी अंत्येष्टि। ये सबसे मतलब कि अगर हम बात करें तो सबसे मतलब कि अगर कुछ अच्छा अगर इसमें दिख रहा है तो ये है ना। जैसे उसमें चित्रकारी दिख गया था और आग, तो इसमें क्या देखा, ये लोग अंतिम संस्कार करता था, अंतिम संस्कार करता था। यानी देखो यहाँ पर कि कश्मीर के जो बुर्ज होम है, यहाँ क्या हुआ था कि मानव के साथ साथ कुत्ते को भी दफनाने का साक्ष्य मिला, प्रमाण मिला है। कहाँ से? कश्मीर के बुर्ज होम से। इसी काल में मानव अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष, है ना, मानव अस्थि पंजर का इसी काल में प्रताप, अगर भारत में बात करें तो प्रतापगढ़ के सराय नहर और महदहा नामक स्थान पर प्राप्त हुआ है। तो इसको याद रखना ही भारत का चीज़ है कि भारत में कहाँ मिला है, प्रतापगढ़ के मानव अस्थि पंजर मिला है, जो प्रतापगढ़ के सराय नहर, जो कि किस से रिलेटेड है, तो ये मध्य पाषाण काल यानी कि पाषाण काल से ही रिलेटेड है ये, ठीक है। तो कहाँ से है ये? उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के सराय नहर एवं महदहा नामक स्थान पर हुआ। चलिए अब आगे देखते हैं नव पाषाण काल, या उसी को उत्तर पाषाण काल भी कहते हैं, यानी न्यूलिथिक पीरियड, जो कि इसका टाइम पीरियड है 10,000 ईस्वी पूर्व से 3,000 ईस्वी पूर्व तक। इसके बारे में सबसे पहले जानकारी कौन दिया, तो दिया जॉन लुबॉक। कौन दिया? जॉन लुबॉक ने दिया था, 1865 में दिया था, है ना। यानी कि जो पाषाण काल, अब इतना क्या डिटेल जाए, चलिए समझिए। तो क्या हो गया था, अब नौ पाषाण काल आते आते अब लोगों ने क्या कर चुका है, चित्रकारी बनाना सीख चुका है, आग जलाना सीख चुका है। आग जलाने के साथ साथ में वो लोग मतलब कि अंतिम संस्कार कर रहा है। तो अब क्या हो गया, यहाँ तक आते आते ना ये लोग अपना निवास भी स्थायी कर लिया,
है ना, यानी अस्थाई आवास बना चुका था यहाँ पर ही। और साथ ही साथ कृषि और पशुपालन भी स्टार्ट कर दिया नौपसान आते आते, क्योंकि अब अस्थाई कर लिया तो कृषि तो करना पड़ेगा, तो कृषि और पशुपालन दोनों स्टार्ट कर दिया। और इसी काल में चूँकि कृषि स्टार्ट हो गया तो फिर पहिया भी स्टार्ट हो गया, कुछ काम पड़ा होगा, पहिया स्टार्ट हो गया, मन का यानी घड़ा, है ना, ये सब का खोज हो गया। फिर और चूँकि पशुपालन है, इसी का प्रूफ के तौर पे यहाँ देखिए कर्नाटक के एक मैसूर के पास में जगह है, उसका नाम है संगन कल्लू, संगन कल्लू नाम है। तो संगल कल्लू जो है यहाँ पर से नौपाषाण काल के पूरा स्थल के राख के टीला मिला है। तो राख के टीला मिला, राख कहाँ पर रहता है, जहाँ पशु रहेगा, राख के टीला मिला है, इससे प्रूफ होता है। फिर पशुपालन का एक और साक्ष्य मिलता है मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से और राजस्थान के बगौर, यहाँ से भी पशुपालन का साक्ष्य मिलता है। और मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कौन था, कुत्ता। ओके, अब आगे चलते हैं। फिर यहाँ पर है एक है मतलब कि मेहरगढ़, यहाँ पर उसी जो पॉइंट यहाँ पर बताया ना, वही पॉइंट के बारे में कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर। तो एक तो है मेहरगढ़। तो ये दोनों पॉइंट बताने से पहले एक दो पॉइंट पहले ही बता देते हैं कि जैसे कि एक इसको आप चाहिएगा ना तो पॉइंट बना कर लिख लीजिएगा। जैसे 5 यहाँ 5 है ना, 6 7 इस प्रकार से। जैसे एक जगह है गुफकराल, क्या है, गुफकराल। गुफकराल कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में, गुफकराल, गुफकराल, ठीक है, ये जम्मू एंड कश्मीर में है। गुफकराल में क्या हुआ ना, यहाँ से मृद भांड मिला है। मृद भांड मतलब मिट्टी का बर्तन, मृद भांड मिला है यहाँ से, यानी मृद भांड का पहला प्रमाण प्राप्त हुआ है गुफकराल और जम्मू कश्मीर से। और एक जगह है दमदमा। दमदमा से क्या मिला है, दमदमा से एक ही मतलब कबर है ना, कबर होता है ना, एक ही कबर में 3 मानव कंकाल मिला है। बस इतना याद रखना। अब यहाँ पर आते हैं मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ पाकिस्तान बलूचिस्तान में है। यहाँ से लगभग सबसे पहले 7000 ईस्वी पूर्व में सुलेमान और किरथर पहाड़ी 2 है, सुलेमान और किरथर, ये पहाड़ी के बीच कृषि के साक्ष्य जौ एवं गेहूँ मिला है। जौ मिला है और गेहूँ मिला है। कहाँ से, पाकिस्तान के बलूचिस्तान, है ना, मेहरगढ़, इतना रखना, मेहरगढ़ से मिला। मेहरगढ़ कहाँ है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। और यहाँ से भी कहाँ पर 2 पहाड़ी है, उसका नाम है सुलेमान और किरथर, ये दोनों के बीच मिला है। पहला कौन मिला है, जौ, याद रखना, पूछेगा ना कि जो सबसे पहली फसल तो सबसे पहला फसल जौ, पहली खेती कहाँ, तो मेहरगढ़, है ना, पहली खेती मेहरगढ़, पहला फसल जौ था ये लोग का, याद रखेगा। इसलिए पहला नंबर जौ लिखा हुआ, फिर बाद में गेहूँ लिखा हुआ। फिर बुर्जहोम है, यहाँ से जो कि मतलब कि एक गर्तवास मिला। गर्त मतलब गड्ढा, यानी गड्ढा में लोग गड्ढा में रहता था, इसका प्रमाण मिला वहाँ पर से। और साथ ही साथ में गड्ढा में ये देखा गया, क्योंकि गड्ढा में रहता था तो मालिक कुत्ता देखो हमेशा से इंसान के साथ रहा है और अभी भी कहीं ना कहीं साथ रहता है। अगर वो कुत्ता अगर CBSE का है तो सबके साथ रहेगा, आदमी के साथ। बिहार बोर्ड का कुत्ता है तो उसको रोडे पर रखेगा, 2 लाठी लगाएगा भी उसको। तो एक है बुर्जहोम। तो बुर्जहोम है जो कि ये कश्मीर में है, और यहाँ से क्या मिला, गड्ढा का प्रमाण मिला है। और साथ में मालिक के साथ साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है बुर्जहोम में। फिर कोलडीहवा उत्तर प्रदेश में, कोलडीहवा और लहुरा देव ये दोनों उत्तर प्रदेश में ही है। लहुरा देव थोड़ा सा कन्फ्यूजन में बाबू ये लहुरा देव के बारे में, मगर ये इतना रखना है कि कोलडीहवा लहुरा देव ये दोनों से चावल मिला है। कोलडीहवा से भी चावल मिला है और लहुरा देव से भी चावल मिला है। तो ये कोलडीहवा कहाँ है, उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में स्थित है, और यहाँ से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला, लगभग 6000 ईस्वी पूर्व का है ये। फिर चिरांद है जो कि बिहार के सारण जिले में, यहाँ से हड्डी का औजार मिला है, शायद हिरन का हड्डी था या कुछ और का, मतलब कि हड्डी का औजार मिला है चिरांद से, इतना याद रखना है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब अगला है ताम्रपाषाण काल, यानी कि हम लोग पाषाण काल ख़त्म कर रहे हैं। तो ताम्रपाषाण काल के बारे में ये क्या था, ये पाषाण काल का अंतिम समय था। इस समय तांबे की खोज हुई थी, जिस कारण औद्योगिकीकरण शुरू हो गया। इसी औद्योगिकीकरण का विकसित रूप क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि एक शहर जैसा डेवलप हो गया। तो ये था प्री हिस्टोरिक हिस्ट्री। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो थोड़ा सा भी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।